गुड, ये तो अच्छी बात है। आज हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह न्यूरल कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, कि हाउ इट इज कंट्रोल्ड। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। जी बच्चों, स्टार्ट करें। न्यूरल कंट्रोल, कल जो हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो उसमें आपने देखा कि जो जीआईटी की वॉल होती है, जीआईटी वॉल का हमने एक सेक्शन देखा था, क्रॉस सेक्शन। तो उस क्रॉस सेक्शन में आपने देखा कि दो लेयर्स होती हैं। तो जो व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। उसमें हमने जब मूव किया था, ये देखें जी, इस तरफ ये आउटर और ये इनर जो ल्यूमन है वो है। ठीक है, ल्यूमन में आपने देखा यहाँ से म्यूकोजा होता है, फिर सब म्यूकोजा। अच्छा, यहाँ अगर देखें तो सिरोजा की लेयर होती है एक, और उसके बाद फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया होता है। ठीक है, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं जो इस तरह ग्रुप में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल अलॉन्ग द लेंथ है, क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शन जो है वो लेंथ के ट्रांसवर्सली लिया है। तो ये सर्कुलर मसल्स पड़े हुए होंगे। ठीक हो गया जी। ये लेयर होगी सर्कुलर मसल की। आपको मैंने बताया था कि जी दो प्लेक्सस होते हैं। एक प्लेक्स होता है, प्लेक्सस जो होता है वो होता है सब म्यूकोजा के अंदर, और दूसरा होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर, यानी मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर। ठीक है, इसको नाम दिया था हमने मेंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया था सब म्यूकोजल प्लेक्सस, और इसका दूसरा नाम होता है क्या कहते हैं, मीजनर प्लेक्सस। और इसका दूसरा नाम है जी और बैक प्लेक्सस, AUERBACH, और बैक प्लेक्सस। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो दो प्लेक्सेस है ना, इन दोनों प्लेक्सेस को जब हम कलेक्टिवली अगर नाम दें, एक सिस्टम बन जाता है, उसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, तो आपने बताना है जी ये जीआईटी का कंट्रोल फंक्शन करने के लिए एक नर्वस स्ट्रक्चर होती है। इसमें दो तरह के दो प्लेक्सेस हैं। कौन कौन से जी? एक आउटर जिसका नाम मेंटेरिक अभी हमने रखा, और एक इनर प्लेक्सेस जिसको सब म्यूकोजल या मिजनर प्लेक्सेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया जी और बैक प्लेक्स हो गए। ठीक है, अब ये जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इसके अंदर तकरीबन उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने एक स्पाइनल कार्ड के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। ठीक है, एक पूरा स्पाइनल कार्ड ले लें और पूरी जीआईटी के नर्व ले लें, तो उतने इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, 100 मिलियन। ठीक हो गया जी। और ये अब दो फंक्शंस हैं। ठीक है, अभी हमने देखे कितने प्लेक्सेस होते हैं, दो। एक है आउटर वाला, क्या नाम है बच्चों? मेंटेरिक। और इनर वाला क्या नाम है उसका? इनर का सबम्यूकोजल या मिजनर। अब इनकी लोकेशन और इनके इर्द गिर्द पाई जाने वाली स्ट्रक्चर की बुनियाद पे आप इसको बता सकते हैं कि जी क्या फंक्शन हो सकता है। आउटर की अगर आप बात करें, मेंटेरिक प्लेक्सस किस में मौजूद है? वो मसल्स के अंदर मौजूद है। तो मसल्स का काम क्या होता है? मूवमेंट। तो जीआईटी की मूवमेंट किसके पल्ले पड़ेगी जी? मेंटेरिक प्लेक्सस के। मेंटेरिक से एम से मूवमेंट होता है, एम से मेंटेरिक प्लेक्सस। आउटर वाला मेंटेरिक प्लेक्सस जो है वो मूवमेंट करवाएगा, और इनर वाला सब म्यूकोजल। आपको पता है म्यूकोजा क्या करती है? म्यूकोजा सिक्रीशन करवाती है। तो सब म्यूकोजा भी सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है। तो सब म्यूकोजल प्लेक्सस का जो काम होगा, उसका काम होगा जी सिक्रीशन को कंट्रोल करना। जीआईटी की जितनी सिक्रीशन होती है ना, उनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है जी? उसका कंट्रोल जो है वो सब म्यूकोजल या मीजनर प्लेक्सस के पल्ले पड़ जाता है, ये सारा काम। ठीक है जी, ये दो फंक्शंस होंगे जी जो कि ये करते हैं क्या? ये दोनों मतलब इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम के जो दो कंपोनेंट है, ये दो काम करते हैं। मूवमेंट
एंड सिक्रेशन। मूवमेंट किसके पहले बढ़ गई है? मेंटेरिक प्लेक्सिस, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। और मिजनल प्लेक्सिस या सबम्यूकोजल प्लेक्सिस के पहले जो क्या काम पड़ा हुआ है? सिक्रेशन का काम पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब प्रिंसिपल इफेक्ट्स अगर देखे जाएं सब मेंटेरिक प्लेक्सिस के इफेक्ट्स अगर देखें तो कौन कौन से? नंबर 1, टॉनिक कंट्रैक्शन इंक्रीज करवाएगा। इंक्रीज टॉनिक कंट्रैक्शन, पहला काम। टॉनिक कंट्रैक्शन कल हमने पढ़ी थी ना बच्चों? टॉनिक कंट्रैक्शन बढ़ाएगा। नंबर 2 पे क्या? इंक्रीज इंटेंसिटी किसकी? रिदमिक कंट्रैक्शन की। रिदमिक कंट्रैक्शन जो है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हैंड आउट्स बने पड़े हैं, बड़े मेहनत के साथ मैंने बनाया, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस लेक्चर के। नोट करने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें, बस ये समझ लें। अच्छा जी, पहला टॉनिक कंट्रैक्शन बढ़ाई। दूसरा काम क्या है जी? रिदमिक कंट्रैक्शन बढ़ाएगा। और रिदमिक कंट्रैक्शन की इंटेंसिटी और चीज है, रेट और चीज है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी की बात हो रही है, यहाँ रेट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन ये भी बढ़ेगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को भी बढ़ाएगा। वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को भी बढ़ाएगा। तो ये 4 मेन फंक्शन इसके हो गए हैं। कौन कौन से? टॉनिक कंट्रैक्शन बढ़ाएगा, और इंटेंसिटी ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन बढ़ाएगा, ठीक है। और क्या काम हो गया? और काम हो गया जी, ये एक काम। दूसरा काम ये इंटेंसिटी वाली बात। और तीसरा काम है जी, रेट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन भी बढ़ाएगा। और चौथा काम क्या है जी? वेलोसिटी। तो ये आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेने। मेंटेरिक प्लेक्सिस है, तो यानी ये जीआई की मूवमेंट से रिलेटेड ये चारों काम है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो मेंटेरिक प्लेक्सिस है उसको यूजली ये समझा जाता है कि इसके अंदर एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक कहता है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, बट नॉट ऑल। सारे नहीं होते, ये नहीं समझे कि सारे एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स ही होंगे। लेट मी इंटर, ठीक है, हाँ जी। सारे एक्साइटेटरी नहीं होते, बल्कि कुछ, सम, सारे इनहिबिटरी भी नहीं होते। सम ऑफ द न्यूरॉन्स आर इनहिबिटरी। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो कि इनहिबिटरी होते हैं, नॉट ऑल, ठीक है। सम आर इनहिबिटरी। अब वो क्या करेंगे? वो कुछ ऐसे हार्मोन्स या ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करवाएंगे जो कि इनहिबिटरी इन नेचर हैं। तो वो इनहिबिट कर देते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसकी मोटेलिटी को, ठीक है। जब वो इनहिबिट करेंगे तो उससे क्या होगा? फूड की मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी। फूड मूवमेंट रुक जाएगी, ठीक है। ये चीज हमने डिटेल में आगे वैसे पढ़नी है, फूड मूवमेंट कम हो जाएगी। तो कहते हैं जी सारे एक्साइटेटरी नहीं होते, कुछ जो है वो इनहिबिटरी भी होते हैं। तो जो इनहिबिटरी होते हैं वो क्या करेंगे? वो इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे। उसका एक का नाम उसने बता दिया, वो है जी वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, वीआईपी। वी से वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों, ये मतलब ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर मिलके ये इनहिबिटरी फंक्शन जो है वो करता है। ये तो थी मेंटेरिक प्लेक्सिस की इफेक्ट्स। और मेंटेरिक प्लेक्सिस की बात की जी, वो एक्साइटेटरी ही नहीं होता बल्कि इनहिबिटरी भी हो सकता है। अब जी सब म्यूकोजल प्लेक्सिस की बात करते हैं। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, ठीक है जी, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। अब सब म्यूकोजल प्लेक्सिस क्या करेगा? बता दिया मैंने वैसे आपको, क्या करता है? सिक्रीशन, ठीक है। ये इनर स्ट्रक्चर, अब देखें ना, जीआईटी की वॉल है, इसकी दो स्ट्रक्चर, दो साइडें बनती हैं, एक है इनर एक आउटर। तो इनर का जो फंक्शन कंट्रोल कर रहा है वो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस है। आउटर वॉल का जो आउटर पार्ट ऑफ दी जीआई वॉल का जो फंक्शन कंट्रोल कर रहा है वो मेंटेरिक प्लेक्सिस है। तो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस इनर वॉल के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और वो फंक्शन है जी सिक्रीशन, ठीक है। अब ये क्या करवाएगा? तो इसके इफेक्ट्स अगर देखें तो लोकल इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को बढ़ाएगा। लोकल इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को क्या करेगा जी? बढ़ाएगा, ठीक है जी। और क्या करेगा? और जनाबे वाला ये लोकल अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा, ठीक है जी, ये अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा। और ये कंट्रैक्शन जो है सब म्यूकोजल मसल की, देखे ना आपको मैंने बताया था, एक होता है मस्कुलैरिस प्रोप्रिया, एक होता है मस्कुलैरिस जो सब म्यूकोजा के अंदर होता है, ठीक है। तो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस के अंदर जो मसल्स है ना, उनकी कंट्रैक्शन को भी ये बढ़ाता है, सब म्यूकोजल मसल्स,
ठीक है। आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि वो वेल डिफाइंड नहीं होते जो सब म्यूकोजा के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया जी सब म्यूकोजल और मेंटेरिक प्लेक्सस का ओवरव्यू कि वो किस तरह काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच आर रिलीज्ड। टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, तो इसके लिए एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, वो है जी डीएमसी। आपको मिलती है ना जिसके ऊपर आपके एग्जाम की डिटेल होती है। ठीक है। तो कुछ बॉयज को शौक होता है जिम करने का, तो वो एब्स बनाने के लिए करते हैं। और डीएमसी जब आपको मिलती है तो आपके जो है वो चौदह तबक रोशन हो जाते हैं कि जी मेरे कौन से पेपर में क्या वो आई है। लड़कियों की सास होती है जब उनकी शादी हो जाती है, और ये एक वैसे ही है एनएलवी। अब एब्स, डीएमसी और सास, ये तीनों तो आपको याद रहेंगे, ये याद रख लेने हैं आपने किसी तरह। अब इनसे ही मुख्तलिफ जो है वो न्यूरॉन्स, सॉरी न्यूरो बन रहे हैं। ए से एसिटाइल कोलिन, ठीक है। बी से, ये अब ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने खुद देख लेनी है, मैं इस पे टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। बी से बोम्बेसिन है, ठीक है। एस से सेरोटोनिन है। अच्छा, डी से ये सारे स्ट्रक्चर देख लेना बच्चों। ये आपने जो निमोनिक है इसको जेन में रख लेना है, एब्स, डीएमसी, सास। और ये एनएलवी का अगर बना सकते हैं तो मुझे बता दें जल्दी जल्दी, अगर नहीं जेन में आ रहा तो इसको एज इट इज याद कर लें। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। हाँ जी, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम। ये वाला मैं रेज कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट जा रहे हैं हम ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ जीआईटी। ठीक है। अगर हम एएनएस, आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो वहाँ फार्मा में पढ़ेंगे एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिस्टम। जब भी बंदा फार्मा शुरू करने लगता है ना, तो उसको एडवाइस की जाती है कि भाई सबसे पहले आपने जनरल फार्मा पढ़नी है, ताकि आपको पता चले जी फार्मा में जनरल टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं। अच्छा, फिर आपने एएनएस करना है पहली फुर्सत में, कोई भी सिस्टम करने से पहले, क्योंकि आप सीवीएस करोगे, कोई भी सिस्टम करोगे ना, उसमें एएनएस के जो रिसेप्टर्स हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स, वो आए हुए होंगे। तो एएनएस यानी ऑटोनोमिक कंट्रोल जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है पैरासिम्पथेटिक और दूसरा होता है सिंपथेटिक, ऐसे ही है। इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सिंपथेटिक क्या होता है? फाइट और फ्लाइट यानी इमरजेंसी कंडीशन। और पैरासिम्पथेटिक क्या होता है? यानी रेस्टिंग कंडीशन है, कोई टेंशन नहीं है, इजी हो गई, चिल माहौल है। अच्छा जी, अब इसी को ध्यान में रखें। पैरासिम्पथेटिक में आप क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, रिलैक्स बैठे हैं या सोए हुए हैं, ठीक है, उस वक्त जीआईटी की एक्टिविटी क्या होगी। और सिंपथेटिक जब आप यानी इमरजेंसी कंडीशन कोई आ जाती है, आपके पीछे कोई कुत्ता लग जाता है, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, या कोई और खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का कुछ हो गया है, यानी आपका जब सिंपथेटिक एक्टिव नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा ना, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जीआईटी की मोटेलिटी जो है, एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। रेस्टिंग कंडीशन में जीआई की एक्टिविटी बढ़ जाती है। वो कहते हैं जी मैं खाता पीता हूँ, बैठा रहता हूँ, मुझे भूख भी ज्यादा लगती है, क्योंकि आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जीआईटी की एक्टिविटी जो है वो बढ़ी हुई है। ठीक है जी। तो जीआई की एक्टिविटी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो बढ़ा देता है। अब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ना दो हिस्सों में डिवाइडेड है हमारी बॉडी का। एक होते हैं जी क्रेनियल, ठीक है, और दूसरा है जी सैक्रल। ठीक है। क्रेनियल की अगर हम बात करें ना, तो यूजुअली जो नर्व होती है वो वेगस नर्व होती है। कौन सी नर्व है ये? 10th नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है ना। अच्छा जी, ये वेगस नर्व यूजली जो है वो हमारे जो अपर पार्ट है जीआईटी का, उसको सप्लाई करती है। कौन कौन से एरिया को सप्लाई करती है आपके जनाब, आप शुरू कर लें। ओरल कैविटी से लेकर फेरिंक्स हो गया, एसोफेगस और अपर पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ये ऐसे सप्लाई करता है जी कौन? वेगस नर्व। तो वेगस नर्व पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये जाके जनाब आपकी तमाम जीआईटी की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करेगा, अपर एरिया को। उसके बाद जी इसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है जी? वो है सैक्रल सेगमेंट। सैक्रल में जो नर्व्स होती हैं वो S2, S3 एंड S4, ये सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। और इसमें ये लोअर इंटेस्टाइन, लोअर यानी जो आपका जीआईटी का लोअर पार्ट है ना, उसे सप्लाई करेगी। ठीक है। इसमें नर्व होती है, उसे हम कहते हैं जी पेल्विक नर्व। एक नर्व नहीं तो ये एक दो नर्व का एग्रीगेशन होता है, इसे पेल्विक नर्व कहते हैं। तो ये भी इसमें आ जाता है, ये लोअर जीआईटी को की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अब बच्चों याद रखें, कोई भी सिस्टम सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक कोई भी अगर हो ना, उसमें तीन स्ट्रक्चर होती हैं, तीन चीजें होती हैं।
दो होते हैं फाइबर्स, एक होता है गैंग्लियन। तो गैंग्लियन से जो शुरू वाले फाइबर होंगे उन्हें कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, और फिर आएगा गैंग्लियन। ठीक है, और गैंग्लियन के बाद वालों को कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अच्छा जी, अब जो सिंपैथेटिक नर्वस, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो गैंग्लियन है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके जो जीआईटी की वॉल के अंदर। क्या है, दो प्लेक्सेस है ना, उनके अंदर ये गैंग्लियन पड़ा हुआ होता है। ये सारा हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, हैंडआउट्स मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक। ठीक है जी। अब ये पैरासिम्पथेटिक का जो गैंग्लियन है वो सब म्यूकोजल या मेंटेरिक प्लेक्सिस के अंदर पड़ा हुआ होगा। अच्छा जी, अब आते हैं जी सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करेगा, आपको पता है जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है, फाइट और फ्लाइट वाला सीन होता है, तो आपकी जीआईटी की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है या कम होती है? जल्दी से बताएं। आपकी जीआईटी की एक्टिविटी बढ़ जाती है ना, कि कम हो जाती है? कम हो कम हो जाती है। जाती है। हो जाती है, ठीक है, जीआईटी की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपकी एक्टिविटी जो जीआईटी की है उसको इनहिबिट करता है, और इसकी जो फाइबर्स होते हैं वो T5 से लेकर L2 यानी थोरेसिक, फिफ्थ थोरेसिक जो आपकी है नर्व, वहां से लेकर जो लंबर 2 तक है, यहाँ तक आपकी ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के जो फाइबर्स हैं वो होते हैं। अब इसके अंदर भी वही सीन है, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक का। तो इसका जो गैंग्लियन है वो कहाँ पे होता है, ये देखेंगे, ये आपका वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा स्पाइनल कार्ड के अंदर से ये सेगमेंट्स हैं मुख्तलिफ। अब जैसे ही यहाँ से निकलते हैं ना ये वाले सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये देखेंगे यहाँ से निकले, तो इसके इमीडिएटली यहीं पे गैंग्लियन पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये देखें यहीं पे गैंग्लियन पड़ा हुआ है। तो इस गैंग्लियन से पहले वाले फाइबर्स कौन से हैं जी? ये वाले प्री गैंग्लियोनिक। ठीक है, अब गैंग्लियन के बाद वाले फाइबर्स कौन से हैं? ये वाले कौन से हैं जी? पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो यहीं से निकल के ये जीआईटी की तरफ चले जाते हैं, इसको कहते हैं जी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो ये डिफरेंस है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में। ठीक है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो पैरा, ये देखें, पैरा का जो प्री होता है वो प्री जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है वो लॉन्ग होता है, क्योंकि वो सब म्यूकोजल प्लेक्सस में गैंग्लियन पड़ा है। गैंग्लियन के बाद पोस्ट वाला शॉर्ट होता है। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक है। और सिंपैथेटिक में प्री क्या होता है बच्चों? शॉर्ट, क्योंकि गैंग्लियन इमीडिएटली पड़ा हुआ है रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा के साथ, स्पाइनल सेगमेंट्स के साथ पड़ा हुआ है। तो प्री शॉर्ट होगा, और उसके बाद पोस्ट ने जाना है जीआईटी तक, तो पोस्ट क्या होगा? लॉन्ग होगा। ये वैसे बातें यहाँ परेशान ना हो, ये ऊपर की बात है, अगर आपको ये नहीं भी समझ आया तो इट्स ओके। अच्छा जी, अब हम देख रहे थे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। अब इनके इफेक्ट्स देखें। अब ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, मैंने आपको बताया पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देगा जीआईटी की, रेस्टिंग कंडीशन है ना। और सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो जीआईटी की एक्टिविटी को कम कर देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब ये दो तरह से काम कर सकता है, या तो ये डायरेक्टली नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करवाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा? जीआईटी को स्टिमुलेट करेगा, सॉरी इनहिबिट करेगा, इनहिबिटरी एक्शन है ना। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये हो सकता है। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है जी? ये इनहिबिटरी इफेक्ट नॉरएपिनेफ्रिन को यूटिलाइज करेगा, एक डायरेक्ट इफेक्ट है, एक ऑलरेडी सिक्रीटेड जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना उसके इनहिबिटरी एक्शन से। ठीक हो गया, समझ आ गई, ये दो तरह से इफेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बाजुकात इतनी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है, इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि उससे क्या हो जाएगा? फूड मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी बिल्कुल ही। ठीक है, ब्लॉक हो जाएगी, आगे समझ। तो इट कैन लीड टू द कॉन्स्टिपेशन। अच्छा जी, सेंसरी अफरेंट फाइबर्स। अब मैंने आपको ना ये जो डिवीजन थी सेंसरी न्यूरॉन्स की, इसको दिखाना है, तो एक डायग्राम गाइडन पे दी हुई है, यहाँ से जो है मैंने आपको दिखाना है। वेट अ सेकंड बच्चों।
ये देखें जी, गायतन की एक डायग्राम है, आई विल मेक यू कि आप देख सकें। जी नजर आ रहा है बच्चों? बच्चों नजर आ रही है ना ये डायग्राम? ये देखें जरा, इसमें आप दो तीन स्ट्रक्चर मैंने आपको बतानी है। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस सब म्यूकोजा के अंदर पड़ा हुआ है, और मेंटेरिक प्लेक्सिस ये आउटर एरिया है, और ये इनर एपिथेलियम आप देख सकते हैं। अब ये क्या है जी, ये एपिथेलियम है, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस पड़ा हुआ है, मेंटेरिक प्लेक्सिस पड़ा हुआ है। अब ये मैंने अभी आपको बताया पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक, ये जो फाइबर्स हैं ये आ रहे हैं। अब पैरासिम्पथेटिक को जरा एक नजर देखें। पैरासिम्पथेटिक जो प्री गैंग्लियन आ रहा है, ठीक है, ये इसका गैंग्लियन पड़ा हुआ है, ये देखें, ये गैंग्लियन सब म्यूकोजल प्लेक्सिस या मेंटेरिक प्लेक्सिस के अंदर, ये गैंग्लियन के ऊपर आगे फाइबर्स जुड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्री गैंग्लियोनिक कहा हुआ है। अच्छा जी, अब अगर आपसे पूछा जाए पैरासिम्पथेटिक कहाँ जाता है जी, ये देखें, इन दोनों को जाके सप्लाई कर रहा है। सिंपथेटिक भी देख लें, इन दोनों को भी सप्लाई कर रहा है, ये देखें, यहाँ से मेंटेरिक, और ये सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, और एपिथेलियम को भी जाके स्टिमुलेट कर रहा होता है। ठीक हो गया, दो बातें ये होगी। एक एक बात ये होगी इन दोनों की, दूसरी बात इन दोनों प्लेक्सिस की। अब प्लेक्सिस को देखें, प्लेक्सिस एपिथेलियम को स्टिमुलेट कर रहा है, सब म्यूकोजल, और फिर ये इन कांटेक्ट विद मेंटेरिक प्लेक्सिस भी है, ठीक है। मेंटेरिक प्लेक्सिस मुख्तलिफ से जो है वो इन कांटेक्ट है, इससे भी है और बाकी इनसे भी है, और ये भी इन दोनों से भी है, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो है, सेंसरी न्यूरॉन्स जरा समझने वाले हैं। ये देखें जी, ये सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। एक ये सेंसरी न्यूरॉन है, एक ये वाला सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है, वो सेंस करके डायरेक्ट किधर चला जाएगा, ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, ब्रेन में चला जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ से ला रहा है, एक तो डायरेक्टली एपिथेलियम से ला रहा है, ये देखें जी, आगे समझ, एपिथेलियम से ला रहा है स्टिमुलेशन। अब दूसरे वाले फाइबर को देखें, एपिथेलियम से भी लेके आ रहा है, और सब म्यूकोजल प्लेक्सिस से भी लेके आ रहा है, और मेंटेरिक प्लेक्सस से भी इम्पल्सेस लेके ब्रेन स्टेम को जा रहा है। यानी ये वाला बंदा सही तरह सारे हालात और वाकयात इर्द गिर्द के बता रहा है। ये बंदा ठीक है, इफेक्टिव है, इसको जो है वो हायर किया जा सकता है मुखबरी के लिए। ये सही तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करके ला रहा है, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ आ जानी चाहिए, आप एक दो बार देखेंगे ना तो इतनी वो मुश्किल नहीं है, इट्स टू इजी, ठीक है। अच्छा जी, अ, इसके बाद हम क्या करना है जी? जी नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेंसरी, आपको पता चल गया सेंसरी आफ्फरेंट नर्व फाइबर्स। अब इसकी स्टिमुलेशन क्या हो सकती है सेंसरी की? सेंसरी की जो स्टिमुलेशन है ना, अगर म्यूकोजा इरिटेट हुआ, इफ म्यूकोजा हैज बीन इरिटेटेड, इरिटेशन, तो इस ये स्टिमुलेट हो जाएगा, इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा, नंबर वन। नंबर टू पे क्या होगा, और क्या इसकी हो सकती है जी, एक्सेस डिस्टेंशन। डिस्टेंशन का क्या मतलब है, जीआईटी के अंदर आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, फर्स्ट ईयर में नहीं है बल्कि इसी में ही है। सेंसरी के अंदर है कि मोटर के अंदर है? मोटर के अंदर है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सीएनएस का जब मोटर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही कोई मसल स्ट्रेच करता है ना, तो इट इज आल्सो स्टिमुलस फॉर द ब्रेन, या जो भी वहां पे सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद है। तो डिस्टेंशन अगर ज्यादा हो गई है तो इट कैन बी अ स्टिमुलस फॉर द, ठीक है। और अगर कोई ऐसा केमिकल पड़ा हुआ है जो कि जाके अफेक्ट कर सकता है कि उसको गट को, कोई केमिकल सब्सटेंस अगर पड़ी हुई है तो उससे भी जो है वो स्टिमुलस मिल सकता है कि उसको, ये जो अपना सेंसरी आफ्रेंट फाइबर्स मौजूद हैं, अभी मैंने आपको दिखाया सेंसरी फाइबर्स कहाँ कहाँ से जो है वो लेकर जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी आपको मैं बताता हूँ जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखने लगे हम, जीआई के रिफ्लेक्सेस। बच्चों सबको सुनाई दे रहा है, सो तो नहीं गए सारे? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अब हम देखने जा रहे हैं, जीआई के रिफ्लेक्सेस। जाग रहे हो? सोए तो यस नहीं? सर। सो ना जाना यार, जिस तरह चुप करके बैठे हुए हैं सब लोग। समझ आ रही है सब लोगों को? यस सर। गुड हो गया, बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। चलें जी, अब ये जो रिफ्लेक्सेस है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका वाइवा होगा तो वाइवा में अगर इस चैप्टर में से कोई प्रेफरेबली कोई चीज सुनना चाहे ना, तो दीज आर द मोस्ट प्रेफरेबल थिंग्स टू बी आपसे सुनी जाए, ठीक है। अब रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं?
रिफ्लेक्सेस ना अगर देखा जाए जीआईटी के अंदर दो तीन तरह के रिफ्लेक्सेस हैं। एक रिफ्लेक्स वो है जो कि विद इन गट वॉल मौजूद है, ठीक है, गट वॉल के एंटेरिक नर्वस सिस्टम के अलावा और किसी नर्वस सिस्टम का लेना देना नहीं है इन रिफ्लेक्सेस से, ठीक है। पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, विद इन गट वॉल। हैंडआउट्स में लिखी पड़ी है सारी चीज, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। विद इन गट वॉल, ठीक है, गट वॉल का नर्वस सिस्टम जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो डील करेगा। तो वो क्या क्या डील करता है, क्या क्या कंट्रोल करते हैं। पहली बात मैंने आपको बता दी, सिक्रीशन और मोटेलिटी, यानी कौन सी मोटेलिटी, पेरिस्टालसिस और मिक्सिंग कंट्रैक्शन। आपको पता है ना स्टमक के अंदर फूड की मिक्सिंग हो रही होती है, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, पता होना चाहिए। और लोकल इनहिबिटरी इफेक्ट्स, जो भी लोकल इफेक्ट्स होंगे ना एंटायरिक नर्वस सिस्टम के अलावा आपके ब्रेन को कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ब्रेन तक वो बात जाएगी नहीं। आपकी जो एंटायरिक नर्वस सिस्टम है ना, यही इन चीजों को डील कर लेगा। तो पहली तरह के रिफ्लेक्सेस, दीज आर वेरी वेरी सिंपल रिफ्लेक्सेस। जब भी आपसे रिफ्लेक्सेस सुने जाए जीआईटी के, तो आपने बताने हैं जी, पहले तो वो तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं जो विद इन द गट वॉल एंटायरिक नर्वस सिस्टम डील करता है। तो वो क्या क्या कंट्रोल करेगा, सिक्रेशन कंट्रोल करेगा, पेरिस्टालसिस कंट्रोल करेगा, मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल करेगा और लोकल इनहिबिटरी इफेक्ट्स को कंट्रोल करेगा। ये हो गया जी नंबर 1 पॉइंट। अच्छा जी, ये अब दूसरी तरह के कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, वो रिफ्लेक्सेस हैं जो बेचारे गट डील नहीं कर सकती अकेली, वो गट से प्री वर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया तक जाती है बात, फिर जीआई के पास आ जाती है, ठीक है। दूसरी तरह के रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, जो कि रिफ्लेक्सेस कहां से कहां तक जाएंगे जी, गट से जीआई से जाएंगे गैंग्लियन, जो आपका प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन पड़ा हुआ ना वहां तक, और फिर वापस जीआईटी। ब्रेन अभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, ब्रेन जो है अभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, आपका सिर्फ प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो कि प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन है, यानी आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वाले रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस हैं जो जीआईटी के दूर दराज के इलाकों तक पैगाम रसानी करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहला पहला मैं आपको बता रहा हूँ, गैस्ट्रो कोलिक रिफ्लेक्स। बच्चों इन नामों से ही आपने याद रखना है, इसमें दो नाम यूज किए गए हैं, यानी कि आपकी जीआईटी के दो स्ट्रक्चर्स की बात की गई है। एक है जी गैस्ट्रिक यानी स्टमक, और दूसरा कोलॉन कोलिक, गैस्ट्रो कोलिक रिफ्लेक्स। क्या समझ में आती है, ये गैस्ट्रिक पार्ट से कहां तक जाएगा, कोलॉन तक जाएगा। याद, ये आप याद रख सकते हैं नाम से, गैस्ट्रोकोलिक मीन फ्रॉम द स्टमक टू कोलॉन, करेगा क्या, इवैक्यूएशन ऑफ कोलॉन। गैस्ट्रिक स्टमक हुक्म दे रहा है किसको, कोलॉन को, स्टमक हुक्म दे रहा है कोलॉन को कि भाईजान खाली हो जाए, इवैक्यूएशन करवा दें, ठीक है। तो पहला पहला जो ये वाला है, इसका पहला गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आपसे अगर कोई पूछ ले तो फौरन आपने बताना है जी गैस्ट्रोकोलिक मीन फ्रॉम स्टमक टू कोलॉन, व्हाट इज द रीजन, करवाना क्या चाहते हैं जी, ठीक है। आप मेडिकल कॉलेज में क्या गए हैं, क्या करना चाहते हैं, एमबीबीएस। इसी तरह गैस्ट्रिक कोलॉन को, स्टमक कोलॉन को हुक्म दे रहा है भाई स्पेस पैदा करो, मैं मजीद चीजें भेज रहा हूँ, तो ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हो गया। अब जो इसमें दूसरा है वो उसका नाम है जी एंटेरोगैस्ट्रिक, एंटेरोगैस्ट्रिक। अब ये एंटेरो का मतलब क्या हुआ, इन स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे, स्टमक की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक की तरफ, गैस्ट्रिक पोर्शन की तरफ ये रिफ्लेक्स आ रहे हैं। तो पहले क्या किया था, स्टमक ने हुक्म दिया था कोलॉन को, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स को, कि भाई स्पेस पैदा करो, मैं मटेरियल भेज रहा हूँ। तो अब ये मटेरियल भेजता जा रहा है, तो आगे भी तो कोई कैपेसिटी होगी ना, कोई एक, हर किसी के जो है वो एक कैपेसिटी होती है। तो अब जब वो कैपेसिटी फिल हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये वापस स्टमक को पैगाम भेजेगा कि भाई खुदा का नाम लो, बस कर दो, मजीद चीजें कंटेंट ना भेजो। तो इससे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक के अंदर रिफ्लेक्सेस गए कि जी इनहिबिट कर दो, सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर दो और अपनी मोटेलिटी को भी इनहिबिट कर दो, थोड़ा रेस्ट कर लो, हमें भी साह लेने दो, हमें भी सुकून करने दो। समझ आ गई बच्चों इस बात की, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, फ्रॉम एंटीरोन टू गैस्ट्रम, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टमक।
रीजन क्या है जी? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में जा रही है तो वो इनहिबिट करेगी किस किस चीज को? सिक्रीशन एंड एज वेल एज मोटेलिटी। अच्छा जी, अब ये समझ आ गई तीसरे टाइप के रिफ्लेक्सेस हैं, ये समझ आ गई बच्चों को? उसका नाम है जी कोलोनो इलियल। तीसरा है जी कोलोनो इलियल। हाँ जी, क्या नाम से क्या आइडिया हो रहा है आपको? कोलोन से इलियम तक जा रहा है, फ्रॉम कोलोन टू इलियम। ये देखें जी, ये कोलोन से इलियम। कोलोन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। इलियम किसका पार्ट है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो कोलोन से इलियम को पैगाम जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम कि वो इनहिबिट कर दे इलियल इवैक्यूएशन इनटू द कोलोन। ठीक है, इलियम पहले मौजूद है ना, कोलोन बाद में मौजूद है। तो कोलोन में मटेरियल जाता है इलियम से, तो कोलोन जब फिल हो जाएगा तो वो इनहिबिट कर देगा इलियम को, यानी इलियोकोलिक स्फिंक्टर को। जो है वो कहेगा कि जी आप जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दें, मजीद कंटेंट ना आने दें। तो इट इज टू इनहिबिट इलियल इवैक्यूएशन इनटू द कोलोन। तो ये तीनों रिफ्लेक्सेस समझ आ गए आपको बच्चों? समझ आ गए हैं? पहला क्या था? गैस्ट्रोकोलिक। और दूसरा क्या है जी? एंटेरोगैस्ट्रिक। और तीसरा क्या है जी? कोलोनो इलियल। ठीक है, समझ आ गई बच्चों को कि नहीं आई? जल्दी से बता दें मुझे ताकि मैं नेक्स्ट मूव करूं। बता दें, अगर रिवाइज करवाना करना है तो मैं कर देता हूँ, जल्दी जल्दी बताएं। हो गया क्लियर? चलें, नहीं करना रिवाइज, नेक्स्ट मूव करें हम। ये रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए। हाँ जी। अब तीसरी, ये तो थे दूसरी तरह के रिफ्लेक्सेस, अब तीसरी तरह के और रिफ्लेक्सेस भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब वो कौन कौन से हैं? उसको कहते हैं जी फ्रॉम गट टू, पहले ब्रेन इन्वॉल्व नहीं किया हमने, कहां तक गए हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक गए हैं। अब हम ब्रेन स्टेम को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जीआई से कहां जाएगा? ब्रेन स्टेम के अंदर पैगाम, और फिर वापस जीआई में आ जाएगा। ठीक हो गया। ये तीसरी टाइप के रिफ्लेक्सेस हैं जो कि जीआईटी ट्रैक में मौजूद हैं। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर रिफ्लेक्सेस वो वाले होंगे, सबसे पहले पेन रिफ्लेक्स, पेन रिफ्लेक्स इसमें आएगा। ठीक है, तो जब पेन होती है जीआईटी के किसी पार्ट में तो वो मैसेज जाता है ब्रेन स्टेम तक। ब्रेन स्टेम जो है पूरी जीआईटी को ओवरऑल इनहिबिट कर देती है, उसकी सिक्रीशन भी इनहिबिट कर देती है, मोटिलिटी भी इनहिबिट कर देती है। तो इट इज कॉल्ड पेन रिफ्लेक्स। अच्छा जी। और दूसरा कौन सा होता है? डेफिकेशन रिफ्लेक्स। वेन एवर रेक्टम एंड एनल पार्ट इज डिस्टेंडेड विद द मटेरियल, जो कि इवैक्यूएट होना होता है, डेफिकेट होना होता है, तो वो इम्पल्स जाती है ब्रेन स्टेम के पास। ब्रेन स्टेम फिर वापस इम्पल्स भेजता है किसको? वो जो रेक्टम और एनल पार्ट है उसको, कि भाई इवैक्यूएशन करवा दो, जो भी कंटेंट इकट्ठा हुआ है इसको बाहर इवैक्यूएट आउट करवा दो। इसको कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ये भी हम आगे इसको हमने पढ़ना है, ठीक है, अभी क्योंकि 2-3 चैप्टर और भी पढ़े हैं तो उसमें ये चीजें कवर होनी है। अच्छा जी। और इसके अंदर जो आते हैं वो रिफ्लेक्सेस हैं जो कि स्टमक से ड्यूडेनम, स्टमक एंड ड्यूडेनम से ब्रेन स्टेम के पास जाते हैं। ठीक है, फिर वापस स्टमक के पास आ जाते हैं। और समझ आए कि नहीं? पेन रिफ्लेक्सेस, डेफिकेशन रिफ्लेक्स के बाद एक वो रिफ्लेक्सेस हैं जो स्टमक एंड ड्यूडेनम से, स्टमक एंड ड्यूडेनम से किसके पास जाएंगे? ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व किया हुआ है ना हमने, ब्रेन स्टेम के पास जाएंगे। उसके बाद वो कहाँ आ जाएंगे? वापस स्टमक के पास आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इस्तेमाल किस चीज का हो रहा है? इसमें इस्तेमाल हो रहा है जी वेगस नर्व का। ठीक है जी, इसमें इस्तेमाल वेगस नर्व का हो रहा है। ओके हो गया। ये तीन तरह के रिफ्लेक्सेस हैं। सबसे पहले वो रिफ्लेक्सेस हैं जो जीआईटी के अंदर मौजूद हैं, यानी जीआईटी का एंटेरिक नर्वस सिस्टम ही उसको डील कर रहा है। दूसरी तरह के वो रिफ्लेक्सेस हैं जो कि किसको इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने? स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द मौजूद प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन ने इन्वॉल्व कर लिया, गैंग्लियन को इन्वॉल्व कर लिया गया। ठीक है, और तीसरे वो हैं जो फ्रॉम गट टू स्पाइनल कार्ड या ब्रेन स्टेम को हमने इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? पेन रिफ्लेक्सेस, डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस, और वो रिफ्लेक्सेस जो स्टमक से ब्रेन स्टेम तक जाते हैं फिर वापस स्टमक के पास आ जाते हैं। इसमें वेगस नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टमक की गैस्ट्रिक
जो मोटर एंड सिक्रेटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हमेशा जो भी होगा ना इसके अंदर हमारी जीआईटी से रिलेटेड कोई भी अगर कंट्रोल कर रहा है ना किसी चीज को, तो वो दो चीजें कंट्रोल करेगा। या वो कंट्रोल करेगा किसको, सिक्रेशन को, या मोटेलिटी को कंट्रोल करेगा। जो इससे पहले वाले थे उनमें हमने तीन तरह के पढ़े, गैस्ट्रोकोलिक, एंटेरोगैस्ट्रिक और कोलोनोइलियल। तो नाम से ही जाहिर है जो पहले वाली स्ट्रक्चर होगी ना नाम के अंदर, वो आगे वाले स्ट्रक्चर को मैसेज भेज रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोकोलिक तो गैस्ट्रिक यानी स्टमक मैसेज दे रहा है कोलोन को जी इवैक्यूएट हो जाओ। और एंटेरोगैस्ट्रिक यानी स्मॉल इंटेस्टाइन मैसेज भेज रही है स्टमक को कि जी इनहिबिट कर दो सिक्रीशन को भी मोटिलिटी को भी। और जो आखिरी वाला है कोलोनोइलियल, तो कोलोन इनहिबिट कर रहा है इसको, वो जो इलियम है उसको कि जी भाई मजीद चीजें ना भेजो, कोलोन के अंदर मजीद जगह नहीं है। अच्छा जी, अब फंक्शनल टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती हैं जीआई ट्रैक के अंदर, वो कौन कौन सी हैं फंक्शनल टाइप्स ऑफ मूवमेंट? ठीक है, वो हैं जी दो तरह की। एक का है नाम प्रोपल्सिव मूवमेंट। ठीक है, उसको उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है जी, पेरिस्टाल्सिस का। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस। और दूसरे मूवमेंट्स हैं मिक्सिंग मूवमेंट्स। अच्छा जी, पेरिस्टाल्सिस को देखते हैं। पेरिस्टाल्सिस के अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस जो है उसके अंदर ये देखें, ये आपकी ट्यूब है। एक सेकंड, ये सही नहीं बना। अच्छा जी, ये डिस्टेंशन है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ी शो करनी चाहिए ऐसे। ठीक है, ये नॉर्मल ट्यूब आ रही थी, यहाँ थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्शन है। अब इसमें क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन और लीडिंग रिलैक्सेशन। ये इसी तरह है जैसे एक ये देखें पाइप है। ठीक है, पाइप को आपने एक तरफ से होल्ड कर लिया हाथ से। अब हाथ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो हाथ में शो नहीं करता, कर सकता सही तरह यहाँ ड्रा करके। तो ये देखें हाथ से आपने एक पाइप में था पानी, तो आपने क्या किया, एक साइड से कंस्ट्रिक्ट कर लिया इसको, पाइप को ना थोड़ा इस तरह जोर से पकड़ा कि वो कंस्ट्रिक्ट हो गया। अब उसके अंदर यहाँ पे जो वाटर होगा, अब आपने इस हैंड को मूव करा देना है इस तरह। तो ये जो पानी का कंटेंट यहाँ पे है ना, वो ये मूव करता जाएगा, यहाँ पे मूव करता 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 जाएगा। इसी तरह हमारी जीआईटी ऊपर से लेकर एनएस तक अपने जो एक मूवमेंट होती है वो इसी तरह होती है, कंटेंट ऊपर से नीचे तक मूव करता जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोपल्सिव मूवमेंट्स। ठीक हो गया जी, इसके अंदर दो तरह की वो चीजें होती हैं, एक होता है पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन और उसके आगे मौजूद होती है लीडिंग वेव ऑफ डिस्टेंशन। ठीक हो गया, जितने भी स्मूथ मसल्स है ना जी, स्मूथ मसल्स जितने भी हैं, आपको पता है हमारी जो विजरा है उसके अंदर स्मूथ मसल्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी ये खासियत है कि जी वो प्रोपल्सिव मूवमेंट यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर सकते हैं। आपने यूरेटर के बारे में पढ़ा होगा, उसके अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है, जो यूरिन है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक उसके जरिए मूव करता है। अच्छा जी, बाइल डक्ट्स के अंदर भी ये वाली मूवमेंट होती है, जिससे जो बाइल कंटेंट है वो मूव करके ड्यूटेनम के अंदर जो है वो सिक्रीट कर दिया जाता है। और ग्लैंड्स जितने हैं ना, उनकी जितनी भी ट्यूब्स होती हैं, अगर होती हैं, ग्लैंड दो तरह के हैं ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, तो उसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मौजूद होती है। अच्छा जी, अब जो पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट करने के लिए जो स्टिमुलस आता है वो क्या हो सकता है? स्टिमुलस कैन बी डिस्टेंशन अगर होगी गट की, फॉर एग्जांपल गट पहले खाली पड़ी हुई थी, इसमें अब फूड कंटेंट आ गया, तो गट जो खाली पड़ी हुई थी नॉर्मल हालत में, अगर उसमें कंटेंट आ गया तो वो थोड़ी सी डिस्टेंड हो जाएगी ना, थोड़ी फूल जाएगी, थोड़ी सी फूल जाएगी। अब नॉर्मली नहीं फूलेगी बट थोड़ी सी फूल जाएगी। अच्छा, वो जो डिस्टेंशन है इट कैन बी अ स्टिमुलस टू स्टार्ट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, और कोई केमिकल सब्सटेंस जो अगर कोई मौजूद है जो कि इरिटेशन करवा सकता है। ठीक है, केमिकल या फिजिकल इरिटेशन, केमिकल और फिजिकल
इरिटेशन अगर हुई है तो उससे भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो सकती है। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, वो जो दो प्लेक्सेस हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम के, उनके अंदर जो एक है मेंटेरिक प्लेक्सस, जो कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के अलोंग पाया जाता है। उनके जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसी है, सॉरी, उसका जो फंक्शन है वो क्या है, मूवमेंट को कंट्रोल करना। किसकी मूवमेंट? जीआईटी की ट्यूब की मूवमेंट, ठीक है, जीआईटी वॉल मूवमेंट। तो अगर मेंटेरिक प्लेक्सस नहीं है किसी के अंदर, कंजेंटली ही नहीं पाया जाता, ठीक है, किसी भी मतलब कंजेनिटली का मतलब क्या होता है पता ही है आपको, शुरू से ही इनबोर्न ही नहीं है उसके अंदर, तो उसके अंदर पेरिस्टालसिस हो सकती है या नहीं हो सकती? बताएं बच्चों। नहीं हो सकती। नहीं होगी। अगर होगी भी सही तो बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल होगी, आप कह सकते हैं कि जी ना होने के बराबर। ठीक है, तो मेंटेरिक प्लेक्सिस का होना बहुत जरूरी है किसके लिए, ये जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि मेंटेरिक प्लेक्सिस के बगैर इस मूवमेंट का होना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मेंटेरिक रिफ्लेक्स। पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? मेंटेरिक रिफ्लेक्स, या दूसरा नाम इसका पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफ क्वेश्चन है जी, व्हाट इज लॉ ऑफ कट? लॉ ऑफ गट। तो इसमें जस्ट आपने दो बातें बता देनी है। पेरिस्टाल्टिक जो रिफ्लेक्स है या मेंटेरिक रिफ्लेक्स, अभी मैंने आपको बताया, आपने बताना है कि जी ये जो मेंटेरिक रिफ्लेक्स है, मेंटेरिक रिफ्लेक्स प्लस डायरेक्शन कौन सी? टूवर्ड्स द एनल डायरेक्शन, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड लॉ ऑफ गट। ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ गट? व्हाट इज लॉ ऑफ गट, जल्दी से बताएं मुझे। मेंटेरिक प्लेक्सिस, सॉरी, मेंटेरिक रिफ्लेक्स प्लस, ये प्लस का साइन है, एनल डायरेक्शन यानी मूवमेंट ऑफ द कंटेंट टूवर्ड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट की डायरेक्शन, इसको और पेरिस्टाल्सिस को मिला के कलेक्टिवली कहते हैं जी लॉ ऑफ कट। समझ आ गई यहां तक बच्चों? आज के लेक्चर की समझ आ गई है? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें। लॉ ऑफ गट समझ आ गया? अब्दुल मोहिद आपको समझ आ गया? अरूज, तारिक, अमरीन, रबिया, रबिया या राबिया, हमजा, सज्जाद, सना, सना भुरगरी, सना और रिदा फातिमा। हाँ जी, आप सब लोगों को समझ आ गया है? जल्दी से जरा माइक ऑन करके मुझे बता दें या कमेंट बॉक्स में बता दें। इफेक्ट ऑफ फ्लेक्स रिपीट कर दें। जो रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हमजा, आप माइक ऑन करके पूछ लें, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, जल्दी से पूछ सकते हैं आप। हमजा क्या पूछ रहे हैं? मेंटेरिक प्लेक्सिस का पूछ रहे हैं? जल्दी करें, पूछ लें। मेंटेरिक प्लेक्सिस, मेंटेरिक प्लेक्सिस आपको बता दिया, ये मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर मेंटेरिक प्लेक्सिस कंजेनिटली एब्सेंट होगा तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये पॉसिबल नहीं है इतनी, यानी कि डिपेंडेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मेंटेरिक प्लेक्सिस के ऊपर। दैट्स व्हाई मेंटेरिक प्लेक्सिस की इतनी इंपॉर्टेंस की वजह से जो ये जो पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स है, इसको मेंटेरिक रिफ्लेक्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट था जी लॉ ऑफ कट। लॉ ऑफ कट का क्या मतलब है? आपने क्या करना है, इसमें बता देना है, पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स प्लस एनल डायरेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिवली लॉ ऑफ कट। अब डिपेंड करता है जी कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर एक नंबर का तो इतना इनफ होगा, अगर दो तीन नंबर का है तो उसमें आपने थोड़ा सा बता देना है पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स के बारे में। ठीक है, और एनल डायरेक्शन तो डायरेक्शन ही है, तो इससे आपका जो वो एसक्यू या जो क्वेश्चन है वो आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। ये हमसे सजाद यही पूछना चाह रहे थे।
जल्दी से मुझे ओके कर दें। चलें ठीक है, क्लियर हो गया। बीच में कोई बच्चा पूछना था, चाह रहा था माइक ऑन करके, फिर वो चुप कर गया। वो जल्दी से पूछ लें। सना पूछना चाह रही है। क्लियर है सर, ठीक है। कौन पूछना चाह रहा था कुछ? किसने माइक ऑन किया था? सर डायग्राम एक बार बता दें, कौन सी डायग्राम कह रही हैं? वो जो न्यूरॉन वाली है, नर्व फाइबर वाली, वो जो कम्प्लेक्स सी डायग्राम है नर्व फाइबर वाली, वही कह रही हैं? अच्छा, मैं ये आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड। इसके लिए व्हाइट बोर्ड ऑफ करते हैं हम, वापस आते हैं ऐप पे, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी। और ये जरा मैं आपको नजर आ रहा है, डायग्राम क्लियर नजर आ रही है? यस अच्छा, ये सर। न्यूरल कंट्रोल ऑफ गट वाल इसके अंदर बता दिया गया जी, कैसे कैसे कौन कौन से जो नर्व्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है, तीन चीजें हैं इसके अंदर मेन। एक है प्लेक्सिस, दो प्लेक्सिस हैं, एक ये बात होगी। दूसरी बात क्या होगी, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया। और तीसरा पॉइंट है जी सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, अब दोनों तीनों को इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि जी जो दो प्लेक्सिस हैं, एक है सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और दूसरा है जी मेंटेरिक प्लेक्सिस। इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इसके बारे में भी बताया हुआ है। अच्छा जी, अब ये जो दो प्लेक्सिस हैं ये देखें, ये आपस में भी कनेक्टेड हैं और ये सबम्यूकोजल प्लेक्सिस एपिथेलियम के साथ भी कनेक्टेड है, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन यहाँ से जाएगी ना बाहर, इसी के अंदर वो ग्लैंड वगैरह मौजूद होंगे, तो इट इज कनेक्टेड विद इट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अब देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो प्लेक्सिस के न्यूरॉन्स है आपस में भी इंटरकनेक्टेड है, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये इस तरह भी आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये इससे भी इंटरकनेक्टेड है। ओके होगी ये वाली बात? रिदा ओके हो गई? यस। अब है जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये देखें, दो तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है, एक होता है सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। मैंने अभी आपको बताया सिंपैथेटिक की ये जो गैंग्लियन होता है वो कहाँ पे करीब पड़ा हुआ होता है, प्री वर्टिब्रल पार्ट के करीब पड़ा होता है। एक सेकंड, तो एक सेकंड बच्चों, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? रिदा को नजर आ रहा है? जी अच्छा जी, सर, नजर आ रहे। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मैंने बताया गैंग्लियन करीब होता है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन लिखा हुआ है। यानी जो हमारा जीआईटी की तरफ आएगा ना पैरासिम्पैथेटिक का, वो पोस्ट गैंग्लियन गैंग्लियन से होकर आएगा और ये गैंग्लियन में जाके जीआईटी में जाके गैंग्लियन से मिलेगा। तो यहाँ पर ये गैंग्लियन एक आ रहा है पैरासिम्पैथेटिक में, क्योंकि इसका गैंग्लियन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं ये देखें कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक तो मेंटेरिक प्लेक्सस में जा रहे हैं, दूसरा इसके अंदर जा रहे हैं, ये सबम्यूकोजल प्लेक्सस के अंदर, और इसी का एक पार्ट जो एपिथेलियम के अंदर भी जा रहा है। तो ये आपने सिंपैथेटिक का बता देना है। ठीक है, ये तीनों से कनेक्टेड है, इस वाले से भी, इस वाले से भी और इस वाले एपिथेलियम से भी। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक है वो सिर्फ इन दोनों से कनेक्टेड है, इस वाले प्लेक्सस से और यहाँ पे सबम्यूकोजल प्लेक्सस से। ये वाली बात ओके होगी इस प्लेक्सस की। अब आ जाए सेंसरी न्यूरॉन की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन ये देखें जी, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ कहाँ से इम्पल्सेस लेकर जाके किसको दे रहा है जी, ये लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम को। ठीक है, यहाँ से देखें कहाँ से ले रहा है, एपिथेलियम से। ठीक है, एपिथेलियम के हाल अहवाल का पता लगा के ये बता रहा है जाके ब्रेन स्टेम को। प्लस ये देखें जी कहाँ से ले रहा है जी, ये सब म्यूकोजल प्लेक्सस से भी ले रहा है और मेंटेरिक प्लेक्सस से भी हाल अहवाल ले रहा है। यानी ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये पूरी जीआईटी के स्ट्रक्चर से हाल अहवाल लेके, यानी उसमें क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं वगैरह वगैरह, सारी डिटेल जाके ब्रेन स्टेम को बता देगा जी। और कुछ पूछें जो आपको समझ नहीं आई बात, ये कुछ आपने बताना है इसके वाले से? हाँ, थोड़ा ड्रा कर लीजिएगा इसको एक बार, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। रिदा क्लियर हुआ है? जी सर, क्लियर हो गए।
एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? हमजा, अरूज, राबिया। राबिया है या रबिया नाम है? चलें बच्चों, हम लेक्चर को एंड कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।